गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? क्लियर है, वेरी गुड। ऑडियो क्लियर नहीं है तो चेक करो। आप लोग देखिए भाई, शशांक वीडियो चेक कीजिए। कुछ साउंड आ रही है ये तो नहीं पता। किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लो भाई। नहीं, किसी का माइक तो ऑन नहीं है। हम्म नहीं, बारिश नहीं हो रही। हम्म चलिए, देखिए शायद सर ने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया था आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था आपका। उसी के साथ का एक टॉपिक है ताकि आप पूरा एक्सरसाइज कर सकें, मैटर वेव। एक्चुअली आज वो लोगों की बुकलेट बदलेगी, बुकलेट नंबर 5 में है ईएम वेव, है ना? तो आज उनमें नहीं आ पाया था तो हम लोग कल दोनों क्लासेस एक साथ शुरू कर लेंगे। हाँ, मैं मान रहा हूं भाई ऋषिकेश, इसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, मैटर वेव ये सब बेटा अब मॉडर्न फिजिक्स की क्लासेस ना मैक्सिमम होंगी तो 1.5 क्लासेस की, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है? दिव्य पूछ रहा है क्या समझ में आया। दिव्य माइक ऑन करके बता क्या नहीं समझ आया। सर वो आप बोल रहे थे ना कि आज दिन नहीं हो पाया, कल अरे पढ़ेंगे। ये क्या था कि ईएम वेव मैं चाह रहा हूं कि जो ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच का एक साथ हो, और ये है बुकलेट नंबर 5 में। अब तुम लोग घर हो तो तुम्हारे पास तो सब बुकलेट अवेलेबल है, तो आज उनका पोलराइजेशन हुआ, तो कल अपनी जो क्लास होगी उनमें दोनों लोगों को साथ में ईएम वेव पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? 5 के टेस्ट में आ रहा है, उससे पहले तो कंप्लीट कर दूंगा दिव्य, ठीक है? ओके सर। ओके और वो सर। एक ही दिन का टॉपिक है, तो सभी लोग एक्सरसाइज, अब मुझे भी वो लेके आना है, मुझे भी यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा उसको। हाँ तो आज ही कर देते हैं ना मैटर वेव, मैटर वेव आज ही कर देते हैं हर्ष, ठीक है बेटा? मैटर वेव आज ही फिनिश कर दिया जाए। चलिए देखिए, इसके पहले हम लोग, चूंकि ये वेब वाला ही टॉपिक है तो अभी हम वेब के साथ ही थे, तो हमने देखा था कि जो लाइट वेव है उसके पास दोनों तरह के नेचर हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है लाइट, लाइट वेव, इसके पास दोनों नेचर हैं, पार्टिकल का नेचर भी है और वेव का नेचर भी है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसी पे डी ब्रॉगली साहब थे, डी ब्रॉगली साहब ने, उन्होंने भी कहा कि यानी इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल होगा, पार्टिकल ऑल्सो हैव वेव नेचर। ये डी ब्रॉगली साहब थे, तो इन्होंने ऐसा सोचना स्टार्ट किया कि अगर कोई पार्टिकल है तो क्या वह भी वेव नेचर रख सकता है ये। इसी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट के बाद पाया यस, किसी भी मैटर के पास, कोई भी अगर मैटर हो तो इसके पास भी डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, डुअल नेचर का मतलब मैटर है तो पार्टिकल तो माक्रोस्कोपिकली है,
पार्टिकल एज वेल एज वेव, ये दोनों नेचर होंगे। लेकिन शर्त है, उन्होंने ऐसा पाया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर कोई पार्टिकल है और उसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम होने के लिए भाई मैटर है तो मास होगा, मैटर है तो मास होगा, और अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसके पास मोमेंटम भी होगा m इंटू वी। तो अ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम कैन एसोसिएटेड विथ अ वेव। तो इस पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि एनी पार्टिकल which is having momentum associated with a wave called matter wave। ये इनकी हाइपोथेसिस थी। ये आप लोगों को आपकी बुकलेट नंबर 6 में मिल रहा होगा, मैटर वेव। जरा बुकलेट नंबर 6 ओपन करें। ओपन हो गया बेटा? तो गौरी जरा बेटा एक बार ये पढ़ना जरा, 2.1 नंबर की हेडिंग, ये पहले सॉरी 2 नंबर की हेडिंग, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। जरा बेटा जस्ट प्लीज रीड। De Broglie imagined that as light possesses both wave and particle nature, similarly, metal must also possess both nature, particle as well as wave. यानी इन्होंने ऐसा सोचा, इनकी ये थॉट थी। ठीक है, आगे। De Broglie imagined that despite particle nature of matter, wave must also be associated with material particles. Wave associated with the material particle are defined as matter wave. बात वही है, यही स्लाइड में यही लिखा गया हाइपोथेसिस में कि एनी पार्टिकल विच हैविंग मोमेंटम एसोसिएटेड विथ वेव कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है भाई। अब ये कोई भी वेव अगर रखता है तो ये है वेव। तो अब जो अगर कोई एक पार्टिकल है ना, तो ये वेव एसोसिएट करेगा, तो इसका मतलब है कि जो इससे वेवलेंथ आएगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ये है वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ a particle having momenta। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। अब जैसे देखा जाए तो भाई हम लोग जानते हैं, ये सब अपन जानते हैं, वी नो दैट P इक्वल टू होता है mv, या P इक्वल टू होता है √2m एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जानते हैं आप, ये आप जानते हैं। तो यानी यहां से आपका क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p इक्वल टू h अपॉन mv इक्वल टू h अपॉन √2m ek। ek is kinetic energy। ठीक है, तो ये यानी यही फॉर्मूले का मैंने एक्सटेंशन लिखा है भाई, इसी फॉर्मूले का
एक्सटेंशन लिखा है मैंने। पार्टिकल भी वेव मोशन नहीं करेगा, पार्टिकल वेव एसोसिएट करेगा। समझ में आया मोहम्मद? मतलब अगर अपन लोग एक सर्टेन वेलोसिटी, एक सर्टेन मोमेंटा रखें, तो भाई मास तो है ही है मेरे पास, मैं एक सर्टेन वेलोसिटी रखूं v, यानी मोमेंटा कैरी कर रहा हूं, तो मैं एक वेव एसोसिएट करूंगा जो क्या होगी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा अब सोचो, अगर v की वैल्यू बहुत कम हुई तो लेमडा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो ये माक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाएगा, हम एसेस नहीं कर पाएंगे। भाई डिटेक्ट करने के लिए तो ईएम स्पेक्ट्रम के रेंज में आना चाहिए, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं इसको। ठीक है, ये भैया पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, और यह भी क्या बता रहा है, डुअल नेचर। ये है आपकी दूसरी स्लाइड, मैटर के लिए देखा जा रहा है, और जो एसोसिएटेड हो रहा है वो है मैटर में। और ये तीसरा स्लाइड है। तीनों नोट हो जाए तो कुछ आगे की घटना देखी। नोट नंदिता, चल। नंदिता बेटा जरा माइक ऑन करो, और ये जरा एक यहां से लाइन आपको पढ़नी है। Yes, sir. The order of magnitude of wavelengths associated with macroscopic particles is 10 to the माक्रोस्कोपिक, power- ऐसे पार्टिकल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पार्ट, यानी पेन का ये टिप छोटा सा है ना, ये अब अगर इसका भी हम लोग देख रहे हैं तो एसोसिएट करता है 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, अब जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जरा अगली लाइन भी बेटा, अगली लाइन भी नंदिता। The smallest wavelength whose measurement is possible is that of a gamma ray. Gamma is equal to 10 to the power -5 Armstrong. This is the reason why the wave nature of macroscopic particles is not possible or यानी not नॉट observable. ऑब्जर्वेबल, पॉसिबल तो है, ऑब्जर्व नहीं। हम ऑब्जर्व 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम तक कर सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर माक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे मैं ही अपनी बात करूं यशराज, तो मेरा मास है ना, मेरा मास कैलकुलेट किया जा सकता है, वेट मशीन से मेजर कर लूंगा, और मैं मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा हूं, तो मोमेंटम भी है मेरे पास। अब यहां से लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू आपको पता हो गई, डिवाइडेड बाई मास मेरा इंटू वेलोसिटी। यशराज निकाल सकते हैं कि अगर मैं 50 मीटर पर सेकेंड से दौड़ूं तो मैं कितनी वेव एसोसिएट करूंगा। चलो रख करके, यशराज प्लीज ऑन योर माइक बेटा। लेमडा पीएजे, ये मैं अपना वेवलेंथ निकाल रहा हूं, है ना यशराज, जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो बेटा प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बोलियो। 6.64 into 10⁻⁻34। लगभग मैं लिख लूं इतना। अच्छा मेरा मास 75 kg है, तो 80 लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा 75। वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। बोल 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 यशराज। नहीं सर, मैं बोल रहा 70 लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा 50 नहीं लिख लूं, बहुत मोहब्बत वाला। चल जरा इसको लगभग कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर दीदी चलेगा। यस कैलकुलेटर दीदी। अच्छा सब कह रहे हैं सर 80 कर दो, कैलकुलेशन अच्छा लगेगा। चल भाई ये ले 80 कर दिया। कैलकुलेटर दीदी हैं अपनी क्लास में? कैलकुलेटर दीदी जल्दी कैलकुलेट करके जरा ऑर्डर बताओ, ओनली ऑर्डर।
So 10 raised to the power -37. अब देख 10 टू पावर -37 यानी ये ऐसा आ रहा है। तो कैसे ये ऑब्जर्व हुआ होगा, समझ में आया? माक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अब मैं पार्टिकल तो नहीं, मैं तो पूरा पार्टिकला हूं, तब ये कहानी है। यानी ये ऑब्जर्वेबल तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व तो यहां तक कर सकते हैं हम लोग ईएम वेव का, गामा रेस तक। समझ में आया बेटा कैसे निकाला गया होगा? यशराज पेन की टिप कैसे अलग कर ली वो पूछ रहा था मैं तो। क्या क्या? नहीं, वो आपने पेन की टिप अलग कर ली थी ना, मैं तो उसका बोल रहा था। अच्छा इस पेन की टिप अलग की थी, ये बोला था कैसे निकाला? हाँ। तू अपने पेन की टिप निकाल के देखना बे। हाँ नहीं सर, इधर सब वो इंक हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये है। अच्छा अब आ जाओ वापस, नंदिता दीदी वापस लाइव हो, और यहां वाली लाइन एक बार पढ़नी है। Yes, sir. The wavelength of matter waves associated with the microscopic particles और like कौन कौन? electron, proton, neutron, alpha particle, atom, molecule, etc. is of the order 10 to the power -10 meter. It is equal to the wavelength of X-rays, एक्सरेज के लगभग। which is within the limit of measurement. ठीक है, Hence, the wave nature of these particles is observable. यानी इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन का एक सर्टेन रेंज में है जिसको हम डिटेक्ट और मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा हमें पढ़ना था। अब आ जाते हैं हम लोग जरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं। ये जो वेवलेंथ कहलाती है, दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। न्यूमेरिकल में पूछेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं हम किसका? तो सबसे पहले ए, डी ब्रॉगली wavelength of charged particle, यानी चार्ज पार्टिकल। कौन? जैसे इलेक्ट्रॉन, समझा? मतलब चार्ज पार्टिकल में लाइक इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल है, इसका निकालते हैं। तो भाई जब चार्ज पार्टिकल का निकालना होता है ना, तो ध्यान देना, इसका E के इक्वल टू होता है Q इंटू वी। E के इक्वल टू एनर्जी। कैसे? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे अगर इसको डिस्चार्ज ट्यूब आप देखें तो इसके बीच में हम लगाते हैं पोटेंशियल V, हाई टेंशन बैटरी, और ये मान लीजिए कैथोड है, ये एनोड है। तो इससे निकले इलेक्ट्रॉन भैया लोग, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा E इंटू वी, जहां पर V जो है कहलाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और जो चार्ज पार्टिकल है उनका ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ईवी, इन जनरल क्यूवी। तो अब अगर हम लोग एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाले, लेमडा इक्वल टू h अपॉन √2m ई के, या h अपॉन √2 mass of charge particle into QV. In case of electron, EK equal to E और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V, तो इसका लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h अपॉन √2m E और V। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा, फॉर
sorry, for electron, mass of electron constant है भाई, कितना होता है नैना? नैना बेटा कितना होता है? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. -31 kg. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 into 10 raised to minus 19 kg. 19. तो भैया, और 2 तो जन्म से कांस्टेंट है, 2 जन्म से कांस्टेंट, m कांस्टेंट E और h भी कांस्टेंट है. 6.67 into 10 to the power minus 34. प्लैंक कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, यानी कुल मिला के कैन आई राइट lambda is proportional to under root v, where v is accelerating potential. ये इलेक्ट्रॉन के केस में हुआ भाई. कैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बे? पागल है क्या? अंडर रूट वी है, ग्राफ ड्रा कर रहा है. यस हैं? क्या पिया पानी? ये कैसे है रेक्टेंगुलर? वी पे पावर माइनस बी पे पावर हाफ है. हाँ, अरे लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू द पावर माइनस हाफ है. तो कैसे? भूल गया. वी पे पावर -1 होता तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो देखो, ये वैल्यूज अगर रख करके सॉल्व किया जाए, ये वैल्यूज अगर रख दिया जाए और सॉल्व किया जाए, तो उस समय लैम्डा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है. ये रख करके सॉल्व करने की स्थिति में है 12.27 into 10 to the power -10 divided by root v. और अगर ये तो होगा मीटर वोल्ट इनवर्स में, मीटर और वोल्ट का इनवर्स. इसी को कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट वोल्ट डिवाइडेड बाय रूट वी. हाँ ठीक है बेटा, सॉल्व पूरा नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो हम ये जानते हो, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, चेक किया जाएगा न्यूमेरिकल इस पे. अब इस पे भी आ गया तो मना नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो ये तो चार्ज पार्टिकल का है. चार्ज पार्टिकल हमने लिया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल. हम फॉर्मूला ईके वाला यूज कर रहे थे, ईके इक्वल टू क्यू इंटू वी. ये बेटा नोट हो जाए तो बता देना. निश्रीन हो गया बेटा? दूसरा पेज ये है, ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन. कृतिका तू सॉल्व क्या कर रही है तब से? कृतिका पता नहीं क्या लिख रही है इसी में. अच्छा, अब आ जाते हैं, अगर अनचार्ज्ड पार्टिकल हो, बी वाला, डी ब्रॉगली
wavelength of uncharged particle. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अनचार्ज्ड पार्टिकल। तो अनचार्ज्ड पार्टिकल की ई के क्या होती है भाई? तो ये होती है 3/2 kT, वेयर के को पहचानते हो तुम लोग? और टी को भी पहचानते होगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि भाई इसको अगर घुमाना हो ना, अगर अनचार्ज पार्टिकल है तो डिस्चार्ज ट्यूब में डाल के तो एक्सेलरेट करा नहीं सकते हो, तो इसको करना पड़ेगा गरम, हीट देंगे तो उनका अगर टेम्परेचर दोगे तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। यही रख देते हैं। लेमडा का फॉर्मूला है h/√2m h/√2m into 3/2 kT। तो 2 कट गया, अच्छा कृतिका पूछ रही हैं कि के की सर वैल्यू, तो ये तुझे पता नहीं है क्या या मेरा टेस्ट ले रही है? हैं कृतिका? 1.38 इंटू 10 to the पावर कितना होता है कृतिका? -23। तो पूछ क्यों रही थी मुझसे? सर मैंने पहले के की वैल्यू लिखी थी तो मैं बता रही थी कि के की वैल्यू लिखी थी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा क्वेश्चन मार्क के साथ बता रही है। खैर आए, देख मैं बता दूं, जब ये प्रॉब्लम आएगी ना तो कहीं ना एच की वैल्यू रखनी रहेगी ना के की। अच्छा ये बताओ, किसी भी गैस का मॉलिक्यूल का मास और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता क्या है? मतलब कोई एक क्वांटिटी होती है यार, m इंटू के, कोई एक क्वांटिटी होती है। निशरीन बताना क्या होती है ये?
गैस कांस्टेंट, अच्छा इसको मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलते हैं क्या? एक बार चेक करो, मैं थोड़ा केमिस्ट्री का देख रहा हूं। श्रेयांश, आवाज तो जा रही है ना? हाँ, अरे ये मिली केल्विन नहीं है सलाज, तो मुक्का खाएगा। अरे m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल और k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चेक करो जरा एक बार केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री उतनी जानता नहीं हूं। अच्छा, अरे भैया ये k है, ये k है, बोल्ट्स मास है ये। अच्छा ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना ऐसे। फिलहाल तो इसमें अगर हम देखें तो सब चीज अगर कांस्टेंट है तो लिख सकता हूं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। क्यों अनन्या, अन्य? तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। हाँ सर वो MW लिखा है क्या? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट MW। यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, यही आपको अभी तक कितने फॉर्मूले मिले? निशरीन माइक ऑन कर तो। अच्छा, पहला फॉर्मूला कौन सा था? जनरल फॉर्मूला। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल्स टू h by p। शाबाश। और P के कई फॉर्मूले हैं, तो P के इक्वल टू mv भी लिख सकते हो, P इक्वल टू √2m के भी लिख सकते हो। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? लेमडा इक्वल टू h अपॉन √2m के, यही कह लो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो h by p याद रखेंगे। ठीक है निशरीन? पहला। दूसरा क्या मिला था? चार्ज पार्टिकल के लिए। तो चार्ज पार्टिकल के लिए ई के क्या हो गया था? ईवी। क्यूवी बोलो, क्यूवी। इलेक्ट्रॉन के लिए ईवी हुआ था। अदर चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज इनटू वोल्टेज वी। वी क्या है? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? जो उसका है। कुछ भी ध्यान से नहीं पढ़ रही ना तू? चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल। नहीं, ये चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल नहीं है। नहीं बेटा, वेलोसिटी नहीं है। कृतिका कुछ भी ना बोलो। हाँ निशरीन, वी क्या है? एक्सेलरेशन पोटेंशियल। जो एक्सटर्नली इन कैथोड और एनोड के बीच में अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नली, जिसकी वजह से इसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन के केस में ईवी और अदर चार्जेस के केस में क्यूवी। बात समझ में आई? तो ये कौन सा फार्मूला हुआ? दूसरा। अब इसी केस में इलेक्ट्रॉन का निकाले थे, तो ये एक बार हम लिख सकते हैं, लेकिन है तो फॉर्मूला वही जहां से लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √v आया है। अब इलेक्ट्रॉन का हमने लिखा, डेटा लेकर के एक सॉल्व करके रखा है। कीप इन माइंड। अगर अब ये दूसरा, ये हो गया 1 और 2, तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के केस में। चौथा फॉर्मूला आया अनचार्ज पार्टिकल। वो क्या था? उसमें एनर्जी कितनी थी? kT। कितनी एनर्जी थी? 3/2 kT। 3/2 kT। ये K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां रख के निकाला तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। क्लियर है? तो इसके अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो बस यही। निशरीन, सिलेबस फिनिश, मैटर वेव फिनिश फॉर नीट एग्जामिनेशन। बात समझ में आई? तो पूछ रही थी सर पूरा हो जाएगा क्या आज? तो हो गया।
लेकिन हाँ, इसके बाद भी कुछ ऐसे डेटा हैं जो हमें बोर्ड के लिए काम में आते हैं या इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाते हैं। ये मैथमेटिक्स थी, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है एक डीजी एक्सपेरिमेंट, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं, बोर्ड के लिए अभी और पढ़ाऊंगा। मैंने अभी ये केवल नीट की बात कर रहा हूं। नीट में आपको ये ध्यान रखना, समझ में आया? ये नीट के लिए यही 3 फॉर्मूले। तो क्या मैं अगर मान लो, अगर तुम लोगों को कॉपी बंद करके मैं कहूं बेटा तीनों चारों फॉर्मूला लिख डालो, लिख डालोगे? अभी का अभी 1 मिनट में। चलिए, जो लिख लेगा सारे फॉर्मूले डन करेगा, तुरंत लिखिए नितेश नैना डन। हाँ बेब, बताऊंगा स्नेहा बता के। अब मैं कह रहा हूं फॉर्मूला रिकॉल करके रख लो। चलिए, नहीं बेटा अभी पढ़ लेंगे ना, पहले अपन जितने प्रॉब्लम्स आए हुए हैं अभी तक उनको देख रहे हैं। महामृत्युंजय, मैं डीजी एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले, है ना, पढ़ाऊंगा। जो किताब में जो चीज नहीं लिखी है वह भी दिखाऊंगा, है ना। एक्चुअल में क्या था वो पता चलना चाहिए। हाँ, डीजी एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया भाई, वो तो पहले तो जो हमें आता है वो करके देख लेना। चलो दिव्य, जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना बेटा दिव्य। Yes, sir. Sir, question 1. De Broglie wavelength of an electron accelerated by potential V is lambda. What will be de Broglie wavelength of electron which is accelerated by 4V potential? यानी हमें पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ऑफ वी, तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू अंडर रूट V1 बाई V2। क्यों? यस सर। तो V1 कितना दिया हुआ है? V1 शायद V दिया हुआ है, V दिया हुआ है, और V2 कितना दिया हुआ है? 4V 1/2 ऑफ इनिशियल। यानी लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा 1 से 1 बाई रूट 2 टाइम्स, है कि नहीं सर? 1/2 होगा ना, √4 तो 2। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, रूट मैंने लिख दिया गलती से, ये रूट से बाहर आ गया 1/2। तो लैम्डा 2 इज लैम्डा 1/2, और लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है लैम्डा, तो आंसर λ/2। चलिए आन्या
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। Find the ratio of de Broglie wavelength of molecule of hydrogen and helium which are at the temperature 27 degree and 127 degree respectively. अब देखो, एक ही गैस अगर होती तब तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है कि नहीं? अगर एक ही गैस होती तब तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होता। यानी यहां पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट, वही के और एम को मिला के लिख दिया इनटू टी। तो यानी अगर मैं लिखूंगा लैम्डा हाइड्रोजन अपॉन लैम्डा हीलियम इक्वल टू अंडर रूट, तो ये होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम और टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन और टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा? आन्या, आन्या जरा आप बोल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम कितना होता है? शाबाश, कई लोगों ने आंसर दे दिया है। मैं मान के चलता हूं आन्या भी यही देंगी कि सर 4 होता है। और बेटा हाइड्रोजन का बता दियो, हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? अबे 2 होता है, 1 नहीं 2। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर ऑफ हीलियम 127 डिग्री। 127 डिग्री को एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदलना है तो क्या आएगा? 400 के। और जब 27 डिग्री को बदलोगे तो कितना आएगा? 300 के। जरा ये सॉल्व करके रेशियो बता दीजिए कितना आ रहा है। कर दिया भाई कृतिका। ये जनता बता रही है कि सर जो आंसर आ रहा है वो अंडर रूट 8/3 आ रहा है। क्या ये प्रॉब्लम टफ है? बताइए ना। मतलब केवल पुट फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, मतलब ये बिगनर्स बॉक्स थोड़ा जो एग्जाम में आएंगे उनसे टफ ही होगा। के में चेंज करना? नहीं समझ नहीं पाया गौरी, क्या करना? उसको केल्विन में चेंज करना नेसेसरी है कि? हाँ दीदी, फॉर्मूले में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना कि टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस। जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ना, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके सर। अगर चेंज इन टेम्परेचर लिखते ना कहीं भी, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज एट सेल्सियस स्केल एंड चेंज एट केल्विन स्केल सेम होता है, तो आप रख सकते थे। समझ में आया ना? कहीं डेल्टा टी रखना हो या डेल्टा के रखना हो, वो दोनों सेम होता है। श्रीन सॉल्यूशन नोट कर लिया? निश्रीन बेटा सॉल्यूशन नोट कर लिया? यस सर। चलो, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए ये हटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यशराज। Yes, sir. A particle of mass m at rest decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities. Find out the ratio of the de Broglie wavelength of the two particles. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक ऐसे मास m था, ये डिके हुआ और नॉन जीरो वेलोसिटी ले लिया, पहले रेस्ट में था, टूटा, तो टूटना इसको, इसी फिनोमिना को तो एक्सप्लोजन बोलते हैं। क्यों भाई? ये पिन रखा हो, अचानक से टूटे 2 पार्ट में और दोनों पार्ट अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगे, तो दिस इज नोन एज एक्सप्लोजन। हाँ या ना यशराज?
और एक्सप्लोजन की फिनोमिना में मोमेंटम रिमेन्स conservation of momentum. यस, COM रिमेन्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। तो जो मोमेंटम पहले था यानी एक का होगा वही दूसरे का भी होगा, क्योंकि पहले 0 था। तो अब बाद में मान लो P1 प्लस P2 हुआ, तो P1 प्लस P2 अभी भी 0 होगा। तो जो P1 होगा वही माइनस ऑफ P2 के बराबर होगा, यानी दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहता है H भी बराबर है और P भी बराबर है। तो जब P सेम है 1:1 हो जाए तो 1:1। कितना टफ है, लेकिन हाँ अपनी सारा फंडा यहां छुपा रखा था। ये कितने लोगों को नहीं क्लिक हुआ था कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को क्लिक नहीं हुआ था कि मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए? ओके, तो बेटा जब कभी भी ऐसा हो डिके, यानी पहले रेस्ट में है और अब वेलोसिटी मिल रही है, यानी ये हुआ एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन में हमेशा मोमेंटम कांस्टेंट, ध्यान रखना। चलिए गौरी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। Find out velocity of an electron so that its momentum is equal to that of photon with a wavelength of lambda is equals to 5200 Armstrong. यानी सबसे पहले अपन मोमेंटम निकाल लें किसका? फोटॉन का। क्यों? फोटॉन का मोमेंटम निकाल लें। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन P इक्वल टू H बाई लेमडा हो जाएगा। क्यों बेटा? Yes sir. ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन है। तो H की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और डिवाइडेड बाई 5200 इंटू 10 टू द पावर -10। SI यूनिट में ला लिए। हाँ, H बाई लेमडा से ही निकाल रहे हैं, तो मोमेंटम निकल आएगा इसका। बोलिए, मोमेंटम सॉल्व कर देंगे फोटॉन का। अच्छा, कितना आया है ये सॉल्व करके बताया जा रहा है 1.27। ये जो सॉल्व करके इन्होंने बताया 1.27 इंटू 10 टू द पावर -27। चेक कीजिए भाई, इन्होंने ये मोमेंटम बताया है। अब ये ही मोमेंटम किसका है? यही मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का है। तो वहां मोमेंटम बराबर रखें तो P इक्वल टू नाउ mv, तो यहां से V इक्वल टू हो जाएगा P बाई M। P की वैल्यू रख दीजिए, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केवल कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन चेक किया जा रहा है और कुछ नहीं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर से निकाल ले रहे होगे, हैं मोहम्मद? ये कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है बेटा या खुद से सॉल्व किया जा रहा है? अच्छा, खुद से सर रहा, वेरी गुड। मोहम्मद बता रहे हैं 1400 के करीब आएगा सर आंसर। जरा आप लोग भी चेक करके बताना। 1400 के अप्रॉक्स आ रहा है, जरा आप लोग भी चेक करके बताइए। 1400 अप्रॉक्स। स्नेहा बोल दी तब तो मतलब होगा ही। किसी को बेटा इस प्रॉब्लम में कोई समस्या? इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम? यशराज एकदम एग्जैक्ट सॉल्व कर रहा है। 1395, 1395.6 मीटर पर सेकेंड, ये एग्जैक्ट है। चलेगा। अब इतना तो नहीं पूछता, मैं विश्वास करता हूं
अब कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं मोहम्मद कि तुम ऐसे कैसे बिना कैलकुलेटर के इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर ले रहे हो। मोहम्मद रोज वो पूछना चाह रहे हैं लोग कि बिना कैलकुलेटर के इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हो। कुछ लोगों को टिप्स चाहिए ये। निशरीन कह रही है जादू है ये। मोहम्मद अच्छा, श्रेयांश कह रहा है सर अब एबाकस होगा। हाँ ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ही सर। सच बताना भाई, झूठ। अब देखो इतने दिन तक सच बोले तो अब तो झूठ ना बोलना इतना, है ना। अब इतने दिन तो सच सच बोले ही हो, अब लास्ट में, क्योंकि पूरे मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन की जरूरत होगी। और ये बता दूं कैलकुलेटर नीट एग्जामिनेशन में मिलेगा नहीं, तो हमारे पास प्रैक्टिस करने का एक उपाय है, प्रैक्टिस करें। हाँ कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि हमने कैलकुलेशन ठीक किया है कि नहीं, लेकिन फिर भी आदत आपको बेटा नेचुरल डालनी है बिना कैलकुलेटर के। थोड़ा अप्रॉक्स आंसर चलेगा, क्योंकि इसमें आंसर जब दिए जाते हैं बहुत दूर दूर दिए जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया। तो मोहम्मद ये टिप्स दे रहे हैं कि सर जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे थे तब मुझे पता चल गया था कि करना क्या है, तो मैं तभी से चालू हो गया था, तो मैं कर लिया। तब भी अगर मान लो इसके अगर कैलकुलेशन को छोड़ दिया जाए तो पूरा क्वेश्चन 30 सेकेंड का तो है बस। क्यों? अगर कैलकुलेशन छोड़ दो तो इस कैलकुलेशन को छोड़ने के बाद पूरा क्वेश्चन 30 सेकेंड का है, बाकी का 30 सेकेंड हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्नेहा गुप्ता, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना। स्नेहा गुप्ता लग रहा है छुट्टी पे है। चलिए स्नेहा आप पढ़िए। आप भी छुट्टी पे चली गई क्या? नहीं हूँ। पढ़िए। Find out voltage applied to an electron microscope to produce electron of wavelength 0.6 एंगस्ट्रॉम। यानी ये लेमडा इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट ऑफ वी। अब अगर रूट ऑफ वी इधर लेके आया जाए तो ये हो जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम में डिवाइडेड बाय ये 0.6 एंगस्ट्रॉम, अभी लेमडा इलेक्ट्रॉन है लेमडा, और अब वी निकालना होगा तो क्या करने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए। क्यों? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो वी नहीं निकल आएगा? बोलिए, वी निकल आएगा। इसको सीधा एंगस्ट्रॉम में ही रहने देना, मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब v की बात करेंगे तो v आएगा 12.27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर, और लेमडा की वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर। ये वैल्यू जो भी आएगी वोल्ट में आएगी। ये भी सॉल्व करके बताओ तो मोहम्मद। कृतिका एग्जैक्ट सॉल्व कर रही है। 146 वोल्ट 416 वोल्ट बता रही हैं। 416.6 420 के लगभग। हाँ 420 के लगभग सही है। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, सिंपल ही है। स्क्वायर स्क्वायर करना है। 416 वोल्ट, अरे ये 12 है तो स्क्वायर करोगे 144, मतलब लगभग 150। ऊपर वाले को 150 ले लो और नीचे 0.6 का होल स्क्वायर यानी 0.36,
अब 150 0 डिवाइडेड बाई 0.36। हाँ हाँ, ऐसे ही सभी, ऐसे ही पढ़े लिखे लोग ऐसे ही करते हैं गौरी दीदी, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही करते हैं जैसा आपने किया है। मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं ना, तो ऐसे ही कर लेता हूं मैं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अंशिका, अंशिका पढ़ना बेटा जरा, ये 6 नंबर क्या दिया। अंशिका का माइक लग रहा है ऑन नहीं है। अनुष्का Yes, sir. पढ़ना बेटा। What is the effective mass of a photon having wavelength lambda? अच्छा, तो ये वेवलेंथ हमें लैम्डा का चाहिए और इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन चाहिए। तो हमारा होता क्या है, अगर हम ऐसे देखें तो अगर बात करें तो E इक्वल टू mc² वाला पढ़ा होगा इसके पहले, है ना? नहीं बेटा, ये डायनेमिक मास है। फोटॉन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, डायनेमिक मास नहीं। श्रेयांश कंफ्यूज ना हो कर बेटा, अरे इसके पहले ही चैप्टर में पिछले में पढ़े होगे ना, उसका रेस्ट मास 0 होता है। और जब वेवलेंथ है, फोटॉन को पार्टिकल ट्रीट किया जा रहा है, तो फोटॉन जिसका वेवलेंथ है पक्का मूव कर रहा होगा, तो उसका मास 0 नहीं होगा। तो यहां से मास इक्वल टू हो जाएगा E/c²। और यहां से E इक्वल टू हम लोग नहीं लिख सकते हैं hc, सॉरी hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं ना, E की वैल्यू h न्यू c बाई लैम्डा इंटू c²। तो यहां से c कट गया, h/c लैम्डा इसका मास होगा, यही आएगा। अभी तक बताओ, क्या हमें डीजी एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ी? क्या हमें डीजी एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ी? आप एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्व कर जाओगे तब भी बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चला? क्या चीज? E इक्वल्स टू mc² लगेगा, कैसे पता पड़ता है? फोटॉन के लिए बोल रहा है, फोटॉन की एनर्जी क्या होती है भाई, हमें तो एनर्जी चाहिए भाई। फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, जैसे अभी हम लोगों ने पार्टिकल का जिसका वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू, ऐसा था ना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन, यही ना कर रहे थे बेटा, h अपॉन √2 MEK, बोलो यही कर रहे थे ना? हाँ, तो डी ब्रॉगली, अब EK की जगह आप रख दो, यहाँ पे EK की जगह आप mc² रख दीजिए, उससे भी आ जा रहा है। बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। अब नहीं, सुनाई नहीं दिया, वो मंत्रों में चला गया। खैर, नहीं पता नहीं तेरा आवाज बीच बीच में ऐसा क्यों हो जाता है। सर सर, हम लोग उस क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल टू h/mv वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। क्यों, ये यशराज बिगनर्स बॉक्स वो क्यों करा दूंगा? मुझे बस इसकी एक्सरसाइज चाहिए भाई, 2 मिनट रुकेंगे, इसकी एक्सरसाइज ट्रांसफर कर दूं। जरा एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना अपन।
जस्ट अरे यार कहाँ चला गया ये। सभी लोग एक्सरसाइज 2 में जरा क्वेश्चन टिक कर लेना भाई। हम्म हाँ ठीक है बेटा, वो भी आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 एक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ भैया ये रोज ही आते हैं, ये हर साल बेटा पूछे जाते हैं। अभी अगर कोई DG 23 भी है, अच्छा हाँ 23 भी है, चलिए 23 से करते हुए चलेंगे। DG एक्सपेरिमेंट का कोई आया होगा बेटा तो छोड़ देना अभी, है ना शशांक? DG का कोई आया होगा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो उसे अभी छोड़ देना। हाँ नैना, चलिए 23 अल्फा पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन है। Then de Broglie wavelength associated with, बताइए क्या आना है भाई? स्नेहा फार्मूला बता दिए, बाकी आप लोग क्वेश्चन करके देखिए। अच्छा देखिए यहां से
एक पंगा ये हो सकता है कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी और पी इक्वल टू होता है एम वी। तो जरा ध्यान दीजिए, ये भी तो हम लोग पढ़े थे ना, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी होता है। क्यों? यहां से एक v से एक v कट कर दीजिए, तो mv की वैल्यू क्या है? क्यू बी आर। तो यहां रख सकते हैं आप लेमडा इक्वल टू एच अपॉन क्यू बी आर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फंडा जोड़ा इसने, मैग्नेटिक फील्ड का फंडा थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तब किया है। ठीक, हो गया बेटा सभी का? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया है? स्नेहा बता रही है फोर्थ आ रहा है, यशराज का भी फोर्थ आ रहा है। 2 बच्चों का सॉल्व हुआ, बाकी लोग? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जरा 25 नंबर, महामृत्युंजय पढ़ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। Sir, am I audible? हाँ। If the momentum of an electron is changed by p, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. The initial momentum of electron will be. अच्छा, यहाँ परसेंटेज चेंज 5% से कम का है, तो जरा लेमडा और पी का क्या रिलेशन है पता है? लेमडा और पी का रिलेशन बोलो। तो लेमडा इक्वल टू, मतलब लेमडा इक्वल टू होता है एच बाई पी, यानी लेमडा इक्वल टू लिखा जा सकता है एच इंटू पी इनवर्स, या अगर मैं कर दूं डेल्टा लेमडा बाई लेमडा, तो एच कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में 0, ये हो जाएगा माइनस पी माइनस डेल्टा पी बाई पी। 5% से कम है तो एरर एनालिसिस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेल्टा पी बाई पी। अब एक बढ़ रहा है तो दूसरा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, तो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू दिस। अब परसेंटेज हमें चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकाल देंगे, कितना आएगा? अच्छा, इंटू 100 कर दें, इसको इंटू 100 कर दीजिए और इधर भी इंटू 100 कर दीजिए, तो ये तो दिया हुआ है 0.5 इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी। तो हमें P निकालना है, इनिशियल कितना है, तो डेल्टा P बाई 5 0.5 इंटू 100, तो हमें डेल्टा P दिया हुआ है P और 0.5, तो ये तो सीधा हो गया 1/2 यानी 200p 200p। तो है आसान, क्यों भाई? इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो खत्म हो गया है। अच्छा, कल आपको हाफ क्लास में मैं पढ़ाऊंगा शुरू। कल अपनी क्लास है कि छुट्टी है? क्यों बच्चों, क्लास है ना? क्लास है। तो कल डीजी एक्सपेरिमेंट पहले पढ़ाऊंगा, फिर आपको बुकलेट नंबर 5 तैयार रखिएगा। कल ईएम वेव भी फिनिश कर लिया जाएगा, ठीक है? हाँ, कल दोनों एक साथ हो जाएंगे। चलिए, तो बाकी इसके न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा, डीजी एक्सपेरिमेंट वाला छोड़ के। ठीक, चलिए तो आज के लिए बाय बाय, कल मुलाकात होगी।